ऐसी बातें किया न करो। जय हिंद दोस्तों, आज आपका फिर से जो है स्वागत है आपके अपने एजुकेशन चैनल सक्सेस एजुकेशन सेंटर पे। जैसा कि हमने पिछली कक्षा में जो है अध्याय 2 यानी कि द्विघात बहुपद का जो है महत्वपूर्ण प्रश्न हमने देखा था, तो आज हम कोशिश करेंगे कि अध्याय 3 के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार करें जो सीधा सीधा परीक्षा से संबंधित है। चला अच्छे से बंद करो गेट को। देखिए, चैप्टर जो 3 है ना, वो थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है क्योंकि इसमें कुछ विधियां हैं। तो हो सकता है कि आपका ये जो क्लास है ये लंबा हो, 1 घंटे का, 1.5 घंटे का, चाहे जितने भी देर का हो। उस बीच हम सभी प्रश्नों को अच्छे से देखेंगे और हल करने की कोशिश करेंगे। देखिए, जो पहला इसका जो अध्याय आता है वो 2 चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में परिवर्तित करने के लिए आता है कि बदलिए। और आज हम लोग जो देखेंगे, सबसे पहले बेसिक को देखेंगे कि इस चैप्टर का बेसिक क्या है। उसके बाद हम देखेंगे कि जो लैंग्वेज जो क्वेश्चन होते हैं उनके कैसे प्रकार हैं, हम उन्हें कैसे हल कर सकते हैं। बहुत ही शालीनतापूर्वक हम सभी प्रश्नों को देखेंगे। तो सबसे पहले कि हम देखेंगे कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण में वो कौन कौन से पक्ष हैं जो ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। तो सबसे पहले देखिए, आप चैप्टर का नाम है 2 चरों का रैखिक समीकरण, है ना। सुनिए, इस 2 चरों के रैखिक समीकरण में सबसे पहले तो आपको याद रखना है इसका प्रारूप। प्रारूप कैसा होता है? तो प्रारूप ऐसा होता है। समीकरण 1 का प्रारूप अगर कहे तो a1x प्लस में b1y प्लस में c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस में b2y प्लस में c2 इज इक्वल टू 0। अब इसमें मेन बात यह है कि यहीं से कुछ प्रश्न बन जाते हैं ऑब्जेक्टिव के लिए। बोलता है कि बताइए कि निम्नलिखित समीकरणों के कौन हल होंगे, कौन से हल होंगे, क्या होंगे, नहीं होंगे। तो उनको देख लेना बहुत ज़रूरी है। पहले कि आपको याद रखना है कि हल किसी भी 2 चर वाले रैखिक समीकरणों के जो हल की जो प्रकार हैं, जो हल के जो प्रकार हैं, मुख्य रूप से हम 3 ही देखते हैं। या तो उसका कोई हल नहीं होगा, या तो उसका एक हल होगा, या तो उसका अनेक हल होगा। ये 3 ही कंडीशन हैं जो पूरे 2 चर वाले रैखिक समीकरण के लिए महत्वपूर्ण है। तो कब एक हल होगा, कब अनेक हल होगा, कब कोई हल नहीं होगा? तो देखिए, जब कभी भी हम समीकरण 1 एवं समीकरण 2 के गुणांकों का जब हम अनुपात निकालने के बाद हम यह निर्णय लेते हैं कि उसका हल कैसा होगा, कैसा नहीं होगा, उसको जगाओ। अगर हम a1 बटा a2 करते हैं, फिर b1 बटा b2 करते हैं और हम c1 बटा c2 करते हैं, अगर ये तीनों ही आपस में बराबर आ जाते हैं तो उस कंडीशन में कहेंगे कि इसका अनेक हल है। कैसा हल होगा? अनेक हल। सेकेंड कंडीशन बनता है कि अगर a1 बटा a2 और नहीं आया बराबर b1 बटा b2 तो यहीं पे रुक जाएंगे। इसका मतलब कि इसका एक हल हो गया। और जब कभी भी a1 बटा a2 b1 बटा b2 के बराबर तो हो लेकिन c1 बटा c2 के बराबर ना हो, तो उस कंडीशन में हम कहेंगे कि इसका कोई हल नहीं होगा।
अगली जो सिचुएशन है आपके सामने ये आने वाली है कि बोलेगा कि इसकी रेखाएं कैसी हैं, रेखाएं संपाती हैं, प्रतिच्छेदित हैं या समांतर हैं। तो अब एक बात आप बताइए कि ग्राफ सभी लोग पढ़े होंगे कहीं ना कहीं से, तो हम ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे, देखेंगे कि ये हो गया मेरा एक्स अक्ष, एक्स डैश अक्ष, वाई अक्ष और वाई डैश अक्ष, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जब हमारी समीकरण 1 की रेखा कुछ इस तरीके से आ जाए और समीकरण 2 की रेखा कुछ इस तरीके से आ जाए, तो जो भी प्रतिच्छेदित बिंदु होता है हम उसे बोलते हैं कि यही इसका जो है उत्तर है या यही इसका मूल है। तो इसका मतलब कि जब रेखाएं प्रतिच्छेदित करेंगी तो हमें हल प्राप्त होगा और वो हल एक ही हल होगा, क्योंकि रेखाएं जब एक जगह प्रतिच्छेदित करती हैं तो हल एक ही को होता है। तो उस कंडीशन में हम बोलते हैं कि जब रेखाएं प्रतिच्छेदित करें, तो हम कहेंगे कि एक हल होगा। अगला कंडीशन आपके सामने यह है कि मान लीजिए ये ग्राफ है और दोनों रेखाएं ऐसे जा रही हैं, ऐसे, तो फिर तो ये कहीं टकराएगा ही नहीं। तो जब टकराएगा ही नहीं तो क्या है, समांतर है। और जब तक टकराएगा नहीं कोई हल होगा नहीं, तब तक कोई हल होगा नहीं। तो इसका मतलब जब कहे कि कोई हल नहीं है तो रेखाएं समांतर, रेखाएं कैसी होंगी, समांतर। तीसरा कंडीशन है कि हो सकता है कि समीकरण 1 वाला भी रेखा यहीं पर गया हो और समीकरण 2 वाला भी रेखा इसी के ऊपर चढ़ के गया हो, तो मतलब कहेंगे कि संपाती हैं। मतलब यहाँ भी आंसर, 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 हर जगह आंसर, हर जगह आंसर। तो उस कंडीशन में हम कहेंगे कि इसके अनेक हल होंगे और अनेक हल में हम कहेंगे कि रेखाएं संपाती होंगी, रेखाएं। यहाँ से बहुत सारा सवाल लड़ गया आपका, इतना सारा सवाल लड़ गया जी। सब ऑब्जेक्टिव के लिए महत्वपूर्ण है, सब ऑब्जेक्टिव के लिए महत्वपूर्ण है। सेकेंड बात यह है आपके लिए कि लैंग्वेज क्वेश्चन में किन किन बातों का ध्यान रखा जाए। तो लैंग्वेज क्वेश्चन कभी भी 2 चरणों में होगा। पहला चरण देगा समीकरण 1 के लिए और दूसरा चरण देगा समीकरण 2 के लिए। तो आपको उन समीकरणों के चरणों को समझना है कि कब समीकरण 1 बनेगा, कब कहेगा तो समीकरण 2 बनेगा। अब हम आपको बताते हैं थोड़ा सा ग्राफ, क्योंकि अभी हम अपने क्लास में भी ग्राफ नहीं पढ़ाए हैं, तो हो सकता है कि कुछ छात्र एवं छात्राएं यहाँ से भी ग्राफ देखकर पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो सुनिए, जैसे मान लीजिए हम 2 समीकरण को लेते हैं और हमें उनका ग्राफ खींचना है, क्योंकि समीकरण 1 बोल रहे हैं, जो एक्सरसाइज जो 3.1 है उसमें कुछ जान है नहीं, ठीक है। तो उसमें केवल समीकरण में बदलना है, जैसे केवल ग्राफीय रूपों में व्यक्त करना है, तो उसको आप कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा भारी चीज़ नहीं है। अभी हम बनाने वाले हैं एक समीकरण को, और वो समीकरण होने वाला है आपके लिए महत्वपूर्ण, जिसका हम लोग आलेख भी खींचेंगे, यानी कि हम लोग ग्राफ भी खींचेंगे, ठीक है। तो सुनिए, जैसे हम एक क्वेश्चन लेने की अपने से ले लेते हैं, छोड़िए किताब से क्या लें। जैसे एग्जाम्पल के दौरान मान लीजिए कि हम ले लिए x + 2y = 10, ये हो गया समीकरण 1। और एक हम समीकरण ले लिए x + y = 6, ये हो गया मेरा समीकरण 1। अब हम जो तालिका जो बनाएंगे वो बनाएंगे समीकरण 1 के लिए। तालिका किसके लिए बनेगा, समीकरण 1 के लिए। तो चूंकि हम x + 2y बराबर बोल रहे हैं कि 10 होता है, कभी भी आप एक महत्वपूर्ण बात पर ध्यान दीजिए कि कभी भी आप LHS से RHS में उसी को ढकेलिए जिसके गुना में कुछ हो, भागा में कुछ हो, इस प्रकार से, ठीक है। आप सिंगल चर को कभी उधर मत भेजिए, सिंगल चर को इधर रखे रहिए LHS में अपने पास, और बाकी को उधर धसोड़ दीजिए और यहाँ से बना लीजिए आप तालिका।
ठीक है। अगर आपको तालिका बनाना है तो आप 2 निर्देशांकों के लिए या 3 निर्देशांकों के लिए भी बना सकते हैं, ठीक है। बेहतर है कि हम 2 निर्देशांकों के लिए बना लें ताकि मेरा जो है आसानी से और जल्द हल हो जाए, ठीक है। तो अब ग्राफ में होता क्या है कि जब आप समीकरण 1 के लिए जब तालिका बनाते हैं तो उसमें y का मान कुछ रखना होता है या x का मान कुछ रखना होता है और y का मान या x का मान ऑटोमेटिकली प्राप्त होता है। तो अगर हम यहाँ y का मान अगर हम यहाँ 2 रख देते हैं, मान लीजिए, तो 2 दूनी के 4, 10 में से 4 गया 6 बचा। अगर हम यहाँ y का मान 3 रख देते हैं तो 3 दूना 6, 10 में से 6 गया 4। कुछ लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं कि चूँकि y बराबर 2 लेने पर और बढ़िया है तो x बराबर हो जाएगा 10 - 2 गुना 2, इसलिए x बराबर हो जाएगा 6। तथा फिर से लिख लीजिए कि y बराबर 3 लेने पर तो x बराबर हो जाएगा 10 - 2 गुना 3, इसलिए x बराबर हो जाएगा 10 में से 6 गया 4। ये हो गया समीकरण 1 के लिए। अब यहाँ देखिए समीकरण 2 के लिए, समीकरण 2 के लिए समीकरण 2 क्या है, x + y बराबर में 6, इसलिए x बराबर 6 माइनस में y। अब यहाँ पे दोनों संख्याओं के गुणांक में कुछ नहीं है तो अब जिसको मन उसको ढकेल दीजिए उधर और यहाँ चुपचाप तालिका बना दीजिए। तालिका होगा x और y का, x का और y का। y का मान अपने आप कुछ भी रखिए, x का मान 100% आ जाएगा। तो y का मान हमारा मन कर रहा है कि मान लीजिए हम 4 रख दिए, y का मान 4 रख दिए। तो x का मान हम देख रहे हैं कि 6 में से 4 गया तो 2 बचा। हमको y का मन कर रहा है कि 3 रख दें, 3 या मान लीजिए 5 रख दें, y का मान हम 5 रख दिए लो। लेकिन x का मान जो मेरा आ रहा है वो 5, 6 में से 5 गया 1 बचेगा, ठीक है। ये हो गया। तो अब आप यहाँ बता दीजिए कि यदि y बराबर 4 लेने पर, वही बात हो गया फिर से कि x बराबर 6 - 4, इसलिए x बराबर में 2। फिर से कहिए कि y बराबर 5 लेने पर, चलिए तो x बराबर हो जाएगा 6 - 5 बराबर 1, x बराबर 1। तो भर दिए हम, फिल कर दिए। अब आ गई बारी ग्राफ खींचने की। तो अब हम यहाँ पे आपके सामने खींचेंगे ग्राफ, सुनिएगा। ये रहा आपका ग्राफ का तालिका, ये होता है, यहाँ तक दिख रहा है ना। चलिए x डैश y डैश। आपके सामने हम नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4 -5। हालांकि 5 6 से ज़्यादा है रही, 6 तक है, फिर भी ले लेंगे। -1 -2 -3 -4 -5, इस तरीके से इधर ले लेंगे। 1 2 3 4 5, थोड़ा सा इसको और ऊपर तक ले लेंगे, इधर ले लिए 6, यहाँ तक ले लिए 7। यह है y। अब हम जो आलेख जो खींचेंगे समीकरण 1 के लिए खींचेंगे। चलिए समीकरण 1 क्या है, तो समीकरण 1 के लिए जो आलेख है वो ये है, वो जो निर्देशांक है वो ये है, और यही बनाएगा एक आलेख। बोल रहा है कि x में 2 के पास जाइए, y में x में 6 के पास जाइए, y में 2 के पास जाइए। x में हम 6 के पास आके खड़े हो गए और y में जाना है 2 के पास। देखिए यहाँ हम आ गए, और ये जो हमको बिंदु मिला, इस बिंदु का नाम देंगे 6 और 2। क्यों देंगे 6 और 2? क्योंकि आप पढ़ चुके हैं निर्देशांक ज्यामिति के समय कि पहले x और फिर y को रखते हैं, ठीक है। दूसरा बिंदु, x में 4 y में 3, x में 4 के पास आके खड़े हो गए और y में 3 के पास जाएंगे। ये रहा वो बिंदु, तो इसका नाम देंगे 4 3। इस बिंदु का नाम देंगे 4 3। अरे इस बिंदु को हम इन दोनों बिंदुओं को मिला देंगे और यहाँ लिख देंगे समीकरण 1। समीकरण 1। अगर आपको इस आलेख का समीकरण इसके ऊपर लिखना है तो आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए आप लिख दीजिए क्या है इस समीकरण, तो x + 2y बराबर 10 लिख दिए हैं। अगला जो समीकरण है वो है समीकरण 2, और समीकरण 2 के लिए जो हमें निर्देशांक जो प्राप्त हुआ है वो ये है, x में 2 y में 4। तो x में हम 2 के पास आते हैं और y में हम 4 के पास आते हैं। तो x में हम 2 के पास चल पड़े जी, चलते गए यहाँ, और y में 4 यहाँ। तो हमें एक बिंदु यहाँ पे मिलता है जिसका नाम पड़ जाएगा
x में 2 और y में 4, तो इस बिंदु का नाम पड़ गया 2 और 4। सबको दिख रहा होगा। चलिए अगला जो है x में 1 y में 5, x में 1 y में 5, x में 1 y में 5, चलते चले जाइए चलते चले जाइए चलते चले जाइए चलते चले जाइए चलते चले जाइए, ये हो गया और एक ये हो गया, ये x में 1 y में 5। अब इन दोनों बिंदुओं को आप मिला दीजिए, अब इन दोनों बिंदुओं को आप मिला दीजिए और देखिए कि ये दोनों रेखाएं कहाँ प्रतिच्छेदित हुई हैं। तो बिंदु 2 और 4 के पास, बिंदु 2 और 4 के पास। तो लास्ट में लिखेंगे कि अतः दोनों समीकरण के आलेख बिंदु कहाँ प्रतिच्छेदित करते हैं। तो बिंदु 2, 4 पर प्रतिच्छेदित करते हैं, इसलिए x बराबर 2 तथा y बराबर 4। ये रहा, आप ग्राफ सीख चुके हैं। 5 नंबर आपका ग्राफ आप सीख चुके हैं, ये है ग्राफ। अब जो भी स्टूडेंट एक्सरसाइज खोलेगा ग्राफ वाला, तो 100% उसका जो है ये ग्राफ हल हो जाएगा। सभी ग्राफ के लिए यही विधियां हैं। अरे यहाँ मान लीजिए आंकड़ा बड़ा आएगा तो हम आंकड़ा बड़ा लेंगे, अगर यहाँ आंकड़ा छोटा, समीकरण छोटा है तो आंकड़ा छोटा ले लिए। अगर यही मान लीजिए 100 200 रहता तो 10 20 30 40 50 का लेते, 50 60 70 का लेते। ये रहा ग्राफ। अब इससे ज़्यादा आपको जो है ग्राफ नहीं समझना है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। तो जैसे कहा है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़की की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिया। सबसे पहले तो आपको समझना है कि आप पढ़ रहे हैं 2 चर वाला रैखिक समीकरण। तो यहाँ कभी भी जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट्स या किसी भी आदमी के लिए, किसी भी वस्तु के लिए, किसी भी चीज़ के लिए जब हम कोई चीज़ मानेंगे, चाहे वो मूल्य माने, चाहे वो हम वस्तु का द्रव्यमान माने, चाहे हम उस व्यक्ति के नाम को माने, किसी भी चीज़ को जब भी हम मानेंगे, किसी चीज़ की संख्या को माने, तो हमें 2 चरों में ही मानना पड़ेगा, पहले को x और दूसरे को y। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि x और y ही मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है कि कक्षा 10 के विद्यार्थी ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। सबसे पहले तो लड़का और लड़की की यहाँ बात किया है, तो आपको लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या को आपको मान लेना है। लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या को मान लेना, और जिसका नाम पहले लिया है उसको मान लीजिए x, और जिसका नाम बाद में लिया है उसको मान लीजिए y। अब उन्हीं के तर्ज पर चलते चले जाइए, उन्हीं के तर्ज पर चलते चले जाइए। तो क्या बोला है कि तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़के और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए, और बोला है कि ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो देखिए सबसे पहले तो हम मान लेंगे, मेरा राइटिंग थोड़ा हिंदी का ख़राब है तो आपको समझ में आ जाना चाहिए हल्का सा बस। तो मान लेंगे हम पहले, माना कि यहाँ पहले किसका नाम लिया, लड़कियों की संख्या जो है लड़कों की संख्या से। तो भाई लड़कों की संख्या जितनी भी है ना, लड़कों की संख्या जितनी भी है उनसे लड़कियों की संख्या से 4 अधिक है, लड़कों की संख्या से 4 अधिक है लड़कियाँ। तो मान लिया कि माना कि लड़कों की संख्या, मान लीजिए माना कि लड़कों की संख्या बराबर x तथा लड़की की संख्या बराबर y है। तो प्रश्न कहाँ बोला है कि लड़का और लड़की 2 गो है लोग, ठीक है, मतलब 2 लड़का लड़की नहीं, मतलब लड़का और लड़की है, और दोनों की संख्या कितनी है, 10 है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि x + y बराबर 10, और ये हो गया समीकरण 1। अब इसके लिए आप क्या बनाएंगे यहाँ, तालिका। आइए पुनः प्रश्न से तो कहा है कि लड़की की संख्या जो है ना, लड़की की संख्या वो लड़कों की संख्या से 4 ज़्यादा है। तो लड़की की जो संख्या है ना, माने y, वो लड़कों की संख्या से 4 ज़्यादा है, लड़कों की संख्या से
4 ज़्यादा है। तो ये हो गया समीकरण 2 के लिए। तो समीकरण 2 के लिए जब हो गया तो आप यहाँ पे एक और तालिका पटक दीजिए और ये हो गया समीकरण 2 का तालिका। अब आराम से आप तालिका को कुछ यहाँ x बराबर 10 - y इसको कर दीजिए। अब आप चुपचाप यहाँ y का मान पटकिए, x का मान आएगा, y का मान पटकिए, x का मान आएगा, यहाँ भी x का मान पटकिए, y का मान आएगा, x का मान पटकिए, y का मान आएगा। इस प्रकार से फिर आप आलेख को खींच लीजिए। कितना आसान है। फिर देखिए क्या बोला है, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया है। तो पेंसिल और कलम है ना, पेंसिल और कलम यहाँ 2 चीज़ें हैं। तो 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपया है। तो 1 पेंसिल का मूल्य तथा 1 कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। इसको भी ग्राफी विधि से बनाना है। तो देखिए, अरे भाई पेंसिल है और कलम है, तो मान लीजिए कि 1 पेंसिल का जो मूल्य है, 1 पेंसिल का मूल्य जो है कितना है, वो है 100 रुपया, है ना। और 1 कलम का जो मूल्य है, 1 कलम का जो मूल्य है वो है y रुपया। तो सवाल कहा है कितने पेंसिल, कितने पेंसिल, तो 5 पेंसिल, तो 5x प्लस 7 कलम तो 7y और टोटल रुपया कितना, तो 50 रुपया, समीकरण 1। फिर क्या बोला है, 7 पेंसिल तो 7x प्लस 5 कलम तो 5y और बराबर में 46, बराबर में 46 रुपये। अब आप कहिए 7x 5x ये कैसे, तो देखिए मेरे पास एक पेन जो है, एक पेन जो है 3 रुपये की है, तो मेरे पास 10 पेन की कीमत, तो 10 गुना पेन का दाम। तो मेरे पास एक पेन जो है 100 रुपये की है, तो 5 पेन की कीमत 5 गुना एक पेन का दाम। समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से आपको ग्राफीय विधि द्वारा इसको हल कर लेना है, इसको हल कर लेना है। बाकी हम आगे आते हैं। कहा है कि अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर है तो संपाती हैं। अभी हम जो आपको शुरू में वीडियो के सबसे शुरू में हम जो बताएं आपको कि a1/a2, b1/b2 और c1/c2 के बीच जो संबंध आपको अभी हम बताएं, अगर आप अच्छे से अगर उसको देख लें तो वो ये सवाल हल हो जाएगा। हम आपको बता देते हैं कि वो सवाल हल कैसे होता है। सुनिए, सवाल नंबर आपका हम दूसरा का पहला लेते हैं। तो सवाल है 5x - 4y प्लस 8 बराबर 0, ठीक है। तो 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। अब यह है समीकरण 1, यह है समीकरण 2। अभी हम बताए हैं कि पहले आपको a1, a2, b1, b2, c1 और c2 चुनना है। तो आप a1 चुनिए। तो a1 है 5, b1 है -4 और c1 है 8। चलिए a2 चुनिए। a2 है 7, b2 है 6 और c2 है -9। तो अब आप करिए क्या, a1/a2 और वो कितना आता है आपके पास 5/7। फिर कीजिए b1/b2, वो आता है -4/6। तो कट जाएगा, है ना। 2 दूना के 4, 3 दूना के 6, तो -2/3। फिर कीजिए c1/c2, तो 8/-9। तो आपको क्या प्राप्त होता है, देखिए तो आपको प्राप्त होता है a1/a2 बराबर नहीं है किसके, b1/b2 के। तो आप इतना ही पे कह दीजिए कि इसका एक हल होगा। कैसा हल होगा, एक हल होगा। और रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेदित। कैसी होंगी, प्रतिच्छेदित। बात समझे कि नहीं समझे, हो गया। यही तो बताना है सवाल नंबर 2 में। सवाल नंबर 3 में भी यही बताना है कि संगत है या असंगत है। निम्न रैखिक समीकरण के युग्म में कौन सा युग्म संगत या असंगत है। यदि संगत है तो, अरे संगत है माने अगर हल है कोई भी, चाहे एक हल हो चाहे अनेक हल हो, तो संगत है। अगर कोई हल नहीं है तो कह देंगे कि असंगत है। हो गया, यही तो बात था। तो ये आपका एक्सरसाइज जो है 3.2 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। एक लास्ट में एक सवाल बचा हुआ है कि एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 बराबर 0 दी गई है। तो 2 चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेदित करती रेखाएं हों, समांतर रेखाएं हों, संपाती रेखाएं हों। तो आपको कुछ ऐसा लेना है जिसमें a1/a2 b1/b2 के बराबर ना हो, तो वो हो जाएगा आपका प्रतिच्छेदित वाला। a1/a2 b1/b2 के बराबर वाला एगो ले लीजिए, c1/c2 के बराबर वाला ले लीजिए, तो रेखाएं हो जाएंगी संपाती। और a1/a2 को बराबर कर दीजिए, b1/b2 को बराबर कर दीजिए, लेकिन c1/c2 आप डिफरेंट ले लीजिए, तो वो हो जाएगा समांतर। तो आपका ये जो है हल होता है। अगला जो आपका विधि है वह है प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि हम थोड़ा सा आज आपको एक सवाल बता देते हैं, उसके बाद आप लोगों को हमें समय व्यर्थ करने के लिए नहीं बिठाए हैं, जो बता रहे हो ना। जाओ, ठीक है।
चलिए, तो प्रतिस्थापन विधि आज हम सिखा देते हैं आपको, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि एकदम छोटा सा सवाल लेके और आपको हम समझा देंगे, क्योंकि देखिए जो कॉन्सेप्ट समझ गया ना, जो लड़का लड़की कॉन्सेप्ट समझ गया, उसके लिए कोई भी सवाल भारी या आसान नहीं होता है। कॉन्सेप्ट का खेल है, जो जितना जल्दी समझा वो उतना जल्दी सवाल को हल कर लिया। जैसे कि हम एक सवाल लेते हैं कि x + y बराबर है 14 और एक है x - y बराबर है 4। देखिए सुनिए, अब आपके पास यहाँ दो समीकरण हैं, एक ये है समीकरण, एक ये है समीकरण। आपको दोनों में से किसी एक समीकरण को चॉइस करना है ना। किसी भी एक समीकरण को चुन लीजिए और चुनने के बाद उसको एक चर के इक्वल कर दीजिए। केवल एक चर को इधर रखिए, बाकी को उधर कर लीजिए, जो आपको समीकरण आसान लगे। हमको लग रहा है कि समीकरण आसान है, तो हम लिख देंगे समीकरण 2 लेने पर, समीकरण 2 लेने पर। प्रतिस्थापन विधि का शुरुआत यही है, ठीक है। इधर तो समीकरण 2 क्या है, x - y बराबर में है 4, तो इसलिए हम कहेंगे कि x बराबर 4 + y, 4 + y। हम इसको कह देंगे समीकरण 3। हम इसको क्या कह देंगे, समीकरण 3। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि x का मान है, ये x का मान है, ऐसे भी कह दीजिए। कोई समीकरण 3 भी लिख लेता है। तो आप कहिए, अब चूँकि x बराबर 4 + y समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में, आखिर हम समीकरण 1 में क्यों रख रहे हैं, क्योंकि हम इक्वल किसको किए हैं, 2 को लिए हैं और उसको फोड़ फाड़ के हम बराबर किए हैं, तो 1 में रखेंगे। अगर 1 को करते हैं तो 2 में रखते हैं, याद रखना है कि अगर 2 में किए हैं तो 1 में रखेंगे और 1 में करते तो 2 में रखते हैं। तो अब हम रखेंगे इसको, तो समीकरण 2 1 क्या है मेरे पास, x + y और बराबर में है 14। x का मान है मेरे पास 4 + y, x का मान मेरे पास क्या है 4 + y। तो देखिए एरो का निशान नहीं भूलना है, x के जगह पे रखेंगे 4 + y, तो 4 + y और पहले से एक y मौजूद है और बराबर में कितना है जी 14। यहाँ तक दिख रहा है, यहाँ तक बड़ा प्रॉब्लम है यार। तो देखिए खैर y क्या y हो गया 2y और बराबर में पहले से 14 और +4 उधर गया तो -4। अब आप ऊपर आइए, तो 2y और बराबर में कितना हो गया 10। देखिए चूँकि y बराबर हो गया 10/2, गुना में इधर है तो भाग में, और 5 दूना के 10, तो इसलिए y का वैल्यू हो गया 5। y का वैल्यू हो गया 5। अब इस y के वैल्यू को उठा के प्रतिस्थापित कर देंगे इस वाले समीकरण में, यानी कि समीकरण 3 में, ठीक है। तो आप ऐसे लिख दीजिए कि y बराबर 5 प्रतिस्थापित करने पर, y बराबर 5 प्रतिस्थापित करने पर, तो कहाँ प्रतिस्थापित कीजिएगा, तो समीकरण 3 में। तो इसमें आप रखिए y का मान। अरे भाई y का मान है 5, तो यहाँ खाली 5 ठोक देंगे तो 5 4 9 हो गया, x का मान नहीं हो गया। तो देखिए x बराबर 4 + y बराबर 4 + 5 बराबर 9, इसलिए x का वैल्यू कितना आ गया, सीख लिए आप प्रतिस्थापन विधि। तो किसी भी विधि को सीखना ना सीखना बहुत आसान होता है, और रह गया बात कि स्टूडेंट जो है कॉन्सेप्ट को समझा कि नहीं समझा, वो अलग बात है। तो यहाँ रूट वाली संख्या रहे, चाहे स्क्वायर वाली संख्या रहे, चाहे जो भी संख्या रहे, उससे डरना है। जो सवाल आपको सीखने की जिद है आप उसको सीख सकते हैं और डायरेक्ट एग्ज़ाम में आप लिख सकते हैं। इसमें कोई बहुत बड़ा भारी काम नहीं है। हालांकि आज हमको आ रहा है नींद, तो हम कोशिश करेंगे कि आज आप लोग को इतना ही बताएं और जो है आगे आपका प्रश्नावली कल आगे बढ़ाया जाएगा। 2 चर वाला रैखिक समीकरण एक बड़ा चैप्टर है, और इसमें से अगले एक्सरसाइज में जो है 3.4 और 3.5 में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो हम उन क्वेश्चन को देखेंगे, समझ गए। और वहाँ से भिन्न से रिलेटेड, आयु से रिलेटेड सभी प्रश्नों को हम हल करेंगे। तो याद रखें, आप हमारे साथ बने रहिए और बने रहिए और बने रहिए, ठीक है। कब तक बने रहिए, तो जितना दिन बचा है, 45 से 50 दिन जो भी बचा है, आप हमारे साथ बने रहिए। और अपने सभी साथियों को हम फिर से बोलते हैं कि जोड़िए, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत पहले जो है मैथ पढ़ के जो है भूल चुके होते हैं, उनको कॉन्सेप्ट याद नहीं आता है कि क्या कैसे था। अभी ऑब्जेक्टिव जब कराया जाएगा तो आपको बहुत सारा चीज़ क्लियर करा दिया जाएगा, आपको निश्चिंत रहना है, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भेजिए और उन तक जो है पहुँचाइए, ताकि वो भी सीख सकें जैसे कि आप सीख रहे हैं। पहले ही बता चुके हैं कि आप भला करिएगा तो आपका भी भला हो जाएगा, ठीक है। पहले आप अपना भला कर लीजिए, उसके बाद उन लोग का भी भला कर दीजिए। नहीं ठीक है।
तो कल हम लोग मिलते हैं अपने समय से। हालांकि वीडियो अपलोड होने में देखिए होता क्या है कि जैसे आज क्या तारीख है 22, तो ज़्यादातर स्टूडेंट इस वीडियो को 22 तारीख को तो नहीं देख पाएंगे, क्योंकि रात में अपलोड होता है, तकरीबन 8, 9, 10 बज जाता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट सो जाता है या तो पढ़ता है या उनको रात में फ़ोन नहीं मिलता है। तो आप लोग कल का ही इंतज़ार किया कीजिए। जैसे कि मान लीजिए आज आप लोग देखे होंगे चैप्टर 2 का, आज आप लोग देखे होंगे, अब आप लोग कल का इंतज़ार कीजिए कि कल ये चैप्टर 3 आपका अपलोड हो ही जाएगा। आज आप कल देख लीजिए तो अगला फिर चैप्टर का इंतज़ार कल के लिए कीजिए। तो पर डे जो है आपको एक बार विजिट कर लेना है अपने चैनल पर, और ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरीन तरीके से आपको सीख लेना है, ठीक है। तो जय हिंद दोस्तों, इसी के साथ समाप्त करते हैं।